हे गाइस, आज मैं आपको प्राचीन भारत और इसकी तकनीक के बारे में कुछ क्रांतिकारी महत्वपूर्ण सबूत दिखाना चाहता हूँ। यहाँ एक प्राचीन मंदिर में एक नक्काशी है। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज दिखाती है। इसमें एक शुक्राणु निषेचन से ठीक पहले एक अंडाणु के पास आ रहा है, लेकिन यह बेतुका लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि मानव निषेचन प्रक्रिया केवल 19वीं शताब्दी में खोजी गई थी। लेकिन यह प्राचीन मंदिर 1000 साल से भी पहले बनाया गया था। तो वो बिना माइक्रोस्कोप के इस तरह दिखने वाले शुक्राणु और अंडाणु को कैसे तराश सकते थे? बिल्कुल, बहुत से लोग ये तर्क देंगे कि ये कुछ और है, जैसे कि एक अंडे को खाता हुआ सांप या ऐसा ही और कुछ। कुछ लोग बहस करेंगे कि ये हिंदू माइथोलॉजी से राहु है, जिसे सूर्य और चंद्रमा को निगलने के लिए जाना जाता है, जिसके कारण ही ग्रहण पड़ते हैं। यहाँ ये हिंदू ग्रंथों से ली गई काफी भरोसेमंद कहानी लगती है, सिवाय इसके कि वो ये आराम से भूल जाते हैं कि राहु सिर्फ आधा ही सांप था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा हमेशा ही चेहरे की सभी विशेषताओं के साथ मानवों जैसा दिखाया गया है। यहाँ एक और प्राचीन मंदिर की एक और प्राचीन नक्काशी है। फिर यह स्पष्ट रूप से एक शुक्राणु है जो एक अंडाणु को निषेचित कर रहा है। मंदिर द्वारा इसे पेंट करने का निर्णय लेने के पहले पिछले 5 वर्षों तक ये ऐसा दिखता था। मुझे दुख है कि अब ये ऐसा दिखता है। मुझे इसका पुराना स्वरूप ही पसंद है। इसकी एक विशेषता ये है कि अंडाणु शुक्राणु से बड़ा है। तो यदि ये एक सांप है तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि ये इसे निगल सके। यदि आप सांप और अंडों की असली वीडियो देखेंगे तो आप इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। और ये एक सांप नहीं है क्योंकि इसका कोई सर या इसके शरीर पर शल्क भी नहीं है। यदि आप हिंदू मंदिरों पर ध्यान दें तो उन्होंने सभी विवरणों को बहुत अच्छी तरह से तराशा है। उन्होंने शल्क बनाए हैं, उन्होंने उनकी जीभ बनाई है और यहाँ तक कि उनके दांतों की पंक्ति भी बनाई है, जिसके बारे में हम में से बहुत से लोग आज भी नहीं जानते हैं। अगर ये वास्तव में एक शुक्राणु और अंडाणु है और प्राचीन भारत उन्नत तकनीक में बहुत आगे था, तो क्या होगा अगर उन्होंने सूक्ष्म कोशिकाओं और निषेचन का दस्तावेजीकरण किया हो? एक और प्राचीन मंदिर में आप कुछ और भी अजीब देख सकते हैं। ये एक कोशिका है। यह निसंदेह वही है क्योंकि ये अंडाणु की तरह गोल है और इसके बीच में एक केंद्रक है। तो क्या होता है जब एक शुक्राणु इस अंडे की कोशिका के साथ जुड़ जाता है? जाइगोट नामक एक नया जीवन बनता है और यह तेजी से निषेचित अंडे को विभाजित करना शुरू कर देता है। ये 2 कोशिकाओं में विभाजित होना शुरू हो जाता है। फिर से यह उसी मंदिर में उसी स्थान पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। फिर ये 4 कोशिकाओं में विभाजित होना शुरू हो जाता है। फिर से यह कोशिका विभाजन भी उसी मंदिर में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। फिर कोशिकाएं पिंड बनने लगती हैं और 8 सप्ताह के बाद धीरे धीरे इंसान की तरह दिखने लगती हैं। अब इसे भ्रूण कहा जाता है। अब तक आप निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सच है या ये कुछ और है। अगर यह सच है, अगर उन्होंने निषेचन और कोशिका विभाजन का अध्ययन किया, तो गर्भ के अंदर भ्रूण की नक्काशी होनी चाहिए, है ना? कुंडदम भैरवर नामक मंदिर में गर्भनाल के साथ स्पष्ट रूप से भ्रूण को दिखाने वाली नक्काशी है, ठीक उसी तरह जैसे अब हम उन्हें उन्नत तकनीक के साथ देख सकते हैं। मानव भ्रूण के शैलीबद्ध रूप को दर्शाने वाली अन्य नक्काशी भी हैं। मैं इस मंदिर को फिल्माने के लिए व्यक्तिगत रूप से गया हूँ। हालांकि मुझे बताया गया कि फोटोग्राफी पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है और पुष्टि की है कि ये नक्काशी मंदिर में हैं, लेकिन मैं जो तस्वीरें उपयोग कर रहा हूँ वो इंटरनेट से हैं। लेकिन ये अकेला ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ भ्रूण को दर्शाया गया है। सिरुकरम्बुर गांव के एक प्राचीन मंदिर में अजीबोगरीब नक्काशी देखने को मिलती है। फिर से यह एक अजन्मे बच्चे एक भ्रूण को गर्भ के अंदर भ्रूण की स्थिति में दिखाती है। भ्रूण की ये नक्काशी कई प्राचीन मंदिरों में पाई जाती है,
लेकिन ये नक्काशी हमें कुछ शानदार विवरण देती है। ऐसा कहा जाता है कि ये मूल रूप से मंदिर के मुख्य कक्ष में थी और इसके ऊपर एक छेद है जिसमें से प्रथा के तौर पर एक काड़ा डाला जाता है, जैसे कि वो भ्रूण को पोषण दे रहे हों। अब और दिलचस्प बात यह है कि हर हिंदू मंदिर के मुख्य कक्ष को संस्कृत भाषा में गर्भगृह और तमिल भाषा में करुवरई कहा जाता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, गर्भाशय या गर्भ। एक मंदिर के गर्भगृह को ऐसे परिभाषित क्यों किया जाएगा? ये गर्भावस्था से कैसे संबंधित है? मैं अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन हिंदू मंदिरों का गर्भावस्था से बहुत गहरा संबंध लगता है। मैंने आपको दिखाया है कि शरीर के अंदर क्या होता है, लेकिन बाहर क्या होता है? क्या इसे हिंदू मंदिरों में दर्शाया गया है? हिंदू मंदिरों में गर्भावस्था को दर्शाने वाली हजारों नक्काशियां हैं। वास्तव में मैंने जो डेटा एकत्र किया है उससे अब मैं उन्हें वर्गीकृत करने में सक्षम हूँ। ये 0 से 3 महीने के बीच है, मतलब पहले 3 महीने, कुछ 3 से 6 महीने या दूसरी तिमाही के बीच है, और बहुत सी नक्काशी अंतिम तिमाही को दर्शाती है क्योंकि यह सबसे अधिक आकर्षक है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रसव और अन्य रोचक जानकारी देखें, जब प्राचीन काल में एक महिला गर्भवती होती थी तब वे इसकी पुष्टि कैसे करते थे? आज डॉक्टर्स बच्चे और उसके विकास को देखने के लिए एक महिला के पेट पर एक उपकरण लगाकर अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसे तकनीक का शिखर माना जाता है। हालांकि कंबोडिया में एक प्राचीन हिंदू मंदिर में एक बहुत ही समान नक्काशी मिली है। यहाँ एक डॉक्टर एक महिला के पेट पर एक बहुत ही समान उपकरण पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। ये गर्भावस्था की जांच करने के लिए ठीक वही परीक्षण कर रहा है। पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि यह नक्काशी 900 साल से अधिक पुरानी है। क्या यह संभव है कि ऐसा उपकरण प्राचीन काल में मौजूद हो? क्या हम नई मशीनों का आविष्कार कर रहे हैं या हम केवल प्राचीन मशीनों का पुनः आविष्कार कर रहे हैं? लेकिन प्राचीन काल में ऐसी तकनीक कैसे संभव थी? क्या प्राचीन लोग मानव शरीर रचना के बारे में जानते थे? यह सर्वविदित है कि प्राचीन बिल्डरों ने हिंदू मंदिरों में चीजों को बहुत सटीक रूप से उकेरा था। पैर की उंगलियों को देखिए और नाखूनों को देखिए। मानव शरीर रचना पर उनका ध्यान आश्चर्यजनक है। आप नसों, धमनियों और बालों को देख सकते हैं। इन सभी को प्राचीन काल में उकेरा गया है। ठीक है, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि कलाकार ऐसा ही करते हैं। ये लोग मास्टर मूर्तिकार थे और वे सिर्फ ये विवरण दिखाना चाहते थे। वे अपने काम से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने चीजों को सुंदर और यथार्थवादी बनाया। लेकिन ये कितना खूबसूरत है। ये कलाकृति वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में रखी हुई एक प्राचीन कलाकृति है। पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि यह एक प्राचीन कलाकृति है जो एक पुरुष मानव शरीर की आंख को दर्शाती है। विशेषज्ञ इसे दूसरी शताब्दी का बताते हैं, इसलिए ये 1800 साल पुरानी है। यह सुंदरता के लिए बिल्कुल नहीं किया गया था। वे निश्चित रूप से वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए मानव शरीर रचना का अध्ययन कर रहे थे। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीय न केवल शरीर रचना का अध्ययन कर रहे थे, बल्कि आज की तरह सर्जरी भी कर रहे थे? पिछले 1 दशक में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए एक क्रांतिकारी उपकरण बनाया गया है। यह एक हाथ में पकड़ने वाला कप जैसा उपकरण है और इसे कैंसर की जांच के लिए स्तन पर रखा जा सकता है। उल्लेखनीय रूप से एक प्राचीन मंदिर में इसे सटीक रूप से दिखाया गया है। एक महिला अपने स्तन पर एक कोन जैसा उपकरण पकड़े हुए है और इसे स्पष्ट रूप से अपने स्तन पर दबा रही है। वह अपने चेहरे पर एक उंगली रखे हुए है, जिससे पता लगता है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या यह संभव है कि यह एक प्राचीन हाथ में पकड़ने वाला कैंसर का पता लगाने वाला उपकरण था? हम इस नक्काशी को और कैसे समझा सकते हैं? वे वास्तव में कितने उन्नत थे। जबकि हम शुक्राणु और अंडाणु की नक्काशी, कोशिका विभाजन
और यहाँ तक कि गर्भावस्था के लिए अल्ट्रासाउंड परीक्षण देख सकते हैं। तो क्या उन्होंने अन्य उन्नत तकनीक का भी अध्ययन और उपयोग किया है? आप मानिए या ना मानिए, श्रीरंगम के प्राचीन मंदिर में मुझे एक बहुत ही अजीब नक्काशी मिली। एक महिला अपने गर्भ में कुछ प्रत्यारोपित करने वाले पुरुष की सुविधा के लिए अपना पैर पकड़ रही है। शुरू में जब मैं इसे फिल्मा रहा था, मुझे लगा कि वह एक बच्चे को जन्म दे रही है। लेकिन देखिए, उसका पेट पूरी तरह से सपाट है और उसके चेहरे पर कोई दर्द या खुशी नहीं दिख रही है। इसलिए वह प्रसव नहीं कर रही है, वह गर्भवती भी नहीं है। तो उसके गर्भ में क्या प्रत्यारोपित किया जा रहा है? इसका उत्तर महाभारत के प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, जहां श्री कृष्ण के भाई के बारे में बताया गया है। निषेचन के बाद कृष्ण की मां के गर्भ से एक भ्रूण को निकाला गया और फिर एक सैरोगेट मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया। आज एक अलग गर्भ में भ्रूण डालने की इस प्रक्रिया को विशेष रूप से जेस्टेशनल सैरोगेसी कहा जाता है। पिछली शताब्दी तक यह सुनने में एक जादू की तरह लगता रहा होगा, लेकिन हमारे तकनीकी विकास के चलते हम अब केवल आश्चर्य ही कर सकते हैं कि क्या प्राचीन लोगों ने भी इसी के समान तकनीक का प्रयोग किया था, वरना और किस कारण से हम इतने बारीक विवरण के साथ नक्काशी और एक समान विवरण प्राचीन ग्रंथों में पा सकते हैं। अपने भाई की तुलना में कृष्ण का जन्म उतना अधिक जटिल नहीं था। उनकी मां ने उन्हें प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं दिया, इसलिए उन्हें सिजेरियन या सी सेक्शन सर्जरी करानी पड़ी। प्राचीन ग्रंथ इस प्रक्रिया का वर्णन शल्य प्रयोग के रूप में करता है और कृष्ण को दुनिया में लाने के लिए उनकी मां के पेट को काटना पड़ा था। कृष्ण की जन्म नगरी में आज भी उनका जन्मदिन बड़े ही अनोखे तरीके से मनाया जाता है। वे कृष्ण के जन्म को याद करने के लिए खीरे को चीरकर उसमें से बाल कृष्ण को बाहर आते हुए दिखाते हैं, जबकि आधुनिक विशेषज्ञ ये दावा करते हैं कि कृष्ण एक काल्पनिक व्यक्ति हैं। बहुत से हिंदुओं का ये विश्वास है कि कृष्ण भी बुद्ध की तरह ही वास्तव में अस्तित्व में थे। भारत के बाहर भी, उदाहरण के लिए कंबोडिया में, कृष्ण की माता को अभी भी देवी माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। आपको हजारों साल पुरानी नक्काशियां मिल सकती हैं, लेकिन उनकी नक्काशी थोड़ी बहुत सटीक हो सकती है। क्या आप यहाँ समस्या को देख सकते हैं? हाँ, पेट के निचले भाग में वे 3 रेखाएं जो आधुनिक सी सेक्शन द्वारा बनाए गए निशानों के समान हैं। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये गर्भावस्था के कारण होने वाले खिंचाव के निशान हैं, लेकिन खिंचाव के निशान लंबवत होते हैं, क्षैतिज नहीं, और आप उन्हें पूरे पेट पर देख सकते हैं। हालांकि सी सेक्शन के निशान क्षैतिज होते हैं और ये निशान केवल पेट के निचले हिस्से पर दिखाए जाते हैं, जो स्पष्ट रूप से सी सेक्शन डिलीवरी को दर्शाते हैं। अगर सी सेक्शन का ज्ञान नहीं था तो मूर्तिकारों को कैसे पता चला कि कृष्ण की मां को इन निशानों के साथ कैसे चित्रित किया जाए? वास्तव में यह निशान कई हिंदू मंदिरों में देवताओं या गॉड मदर्स की कई नक्काशियों में दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि प्राचीन काल में सी सेक्शन सर्जरी आज की तरह ही आम रही होगी। ठीक है, हम अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम, भ्रूण स्थानांतरण और सी सेक्शन देख चुके हैं। मुझे पता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या उस समय भी टेस्ट ट्यूब बेबीज होते थे। यदि आप परिचित नहीं हैं, तो आज गर्भ के बाहर एक टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में एक भ्रूण बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ कहा जाता है। और हाँ, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में टेस्ट ट्यूब बेबी के बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए लोकप्रिय प्राचीन संत अगस्त्य टेस्ट ट्यूब बेबी थे। उन्हें पूरी तरह से कुंभ या कुंभम नाम के पात्र में बनाया गया था। लेकिन निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ आधुनिक व्याख्याएं हैं, लेकिन एक कंटेनर से पैदा हुए बच्चे अगस्त्य को दिखाने वाली प्राचीन नक्काशी है। अगर आप इस वीडियो को 2021 से 2035 के बीच देख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यह काफी नाटकीय है। आप सोच सकते हैं कि कृत्रिम कंटेनर से पूरी तरह से विकसित बच्चे का बाहर निकलना संभव नहीं है,
लेकिन अगर आप भविष्य में ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को 2035 के बाद देख रहे हैं, तो आपको इससे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही इस स्तर की तकनीक तक पहुंच चुके होंगे। हम मानव शरीर के बाहर पूरी तरह से बच्चे पैदा कर रहे होंगे, एक कृत्रिम गर्भ में। मुझे जो अजीब लगता है वो यह है कि प्राचीन ग्रंथ इतने सटीक हैं, वे इन कृत्रिम तरीकों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए अगस्त्य बहुत छोटे थे। टेस्ट ट्यूब बेबी होने के कारण वे दूसरों की तरह सामान्य कद के नहीं थे। आज यह सर्वविदित है कि इन विट्रो पद्धति का उपयोग करने पर कई जन्मों की संभावना होती है, और प्राचीन ग्रंथ और मंदिर इस बात का वर्णन करते हैं। वे कृत्रिम तरीकों से पैदा हुए जुड़वा बच्चे, 3 बच्चे और 4 बच्चे दिखाते हैं। अगस्त्य का स्वयं एक जुड़वा भाई था। इसके अलावा कृपी और कृपा नामक एक जुड़वा भाई बहन को टेस्ट ट्यूब विधि का उपयोग करके बनाया गया था, और वे आइडेंटिकल ट्विंस थे। और यह बहुत अजीब है, क्योंकि अगर जुड़वा पुरुष और महिला हैं, तो विशेषज्ञों ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि वे आइडेंटिकल नहीं होंगे। लेकिन अब ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पुष्टि करता है कि हाँ, 2 शुक्राणु एक अंडे को निषेचित कर सकते हैं। और हाँ, इस वजह से आपके पास एक लड़का और एक लड़की लगभग आइडेंटिकल दिख सकते हैं। लेकिन जो वास्तव में आकर्षक है वह यह है कि इस प्रक्रिया को 1000 साल से भी पहले समझा और कृत्रिम रूप से बनाया गया था। हमारे पास यह दिखाने वाली प्राचीन नक्काशी है जहां 2 शुक्राणु एक अंडे को निषेचित कर रहे हैं, और इस प्रकार आइडेंटिकल जुड़वा पैदा होते हैं। आप स्पष्ट रूप से 2 शुक्राणुओं को एक अंडे में आते और प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। क्या हमारे पास कभी बहुत उन्नत प्राचीन सभ्यता थी? क्या यह किसी तरह से नष्ट हो गया? लेकिन प्राचीन भारतीय आज की तुलना में अधिक उन्नत थे, क्योंकि आज हम एक परख नली में अंडे को निषेचित करते हैं और फिर हम इसे गर्भ में प्रत्यारोपित करते हैं। लेकिन महाभारत नामक प्राचीन ग्रंथ एक पूरी तरह कार्यात्मक कृत्रिम गर्भ की व्याख्या करता है, जो बच्चे को उसके जन्म तक धारण कर सकता है। ग्रंथ के अनुसार पृथक कुंभ नामक परिष्कृत संरचनाएं थीं, जिसका अर्थ है जीवन को बनाए रखने वाले पोषक तत्वों के साथ आपूर्ति किए गए कंटेनर। और ग्रंथ में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन कंटेनरों को पोषक तत्वों की आपूर्ति की गई थी, और कोशिकाएं तब तक बढ़ी जब तक कि वे पूरी तरह से विकसित बच्चे नहीं बन गए। यह सब काफी अविश्वसनीय है जब तक आप यह महसूस ना करें कि वैज्ञानिकों ने पूरी तरह कार्यात्मक कृत्रिम गर्भ को विकसित और परीक्षण किया है। गर्भ के बाहर बच्चे का पूरी तरह से विकास करना अब एक्टोजेनेसिस कहलाता है। इन कृत्रिम गर्भों का मेमनों पर परीक्षण किया गया है। वे 4 सप्ताह के हो गए और उनके ऊपर फर भी आ गया, और वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि उनके शरीर के सभी हिस्से बिना किसी समस्या के पूरी तरह से विकसित हैं। यदि कानून अनुमति देता है तो वो मनुष्यों के लिए एक पूर्ण कृत्रिम गर्भ का निर्माण कर सकते हैं। क्या प्राचीन भारतीयों ने भी ऐसा ही किया था? क्या उन्होंने शुक्राणु और अंडा लिया और न केवल उन्हें निषेचित किया, बल्कि भ्रूण को पूरी तरह से विकसित शिशुओं में विकसित करने के लिए कुंभ नामक इन कृत्रिम गर्भों का निर्माण किया? लेकिन वह कुंभ प्राचीन कृत्रिम गर्भ वास्तव में कैसा दिखता था? लगभग हर प्राचीन मंदिर में मुख्य कक्ष या गर्भ कक्ष के अंदर कुंभ नामक अजीब नक्काशी होती है। यह संरचना आमतौर पर मुख्य कक्ष के गहरे अंधेरे स्थानों में गुप्त रूप से उकेरी जाती है। इसलिए जब मैं उन्हें फिल्माता हूँ तो प्रकाश व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। मैंने हम्पी के प्राचीन मंदिर से इसकी जांच की। कुंभ या कुंभम एक नियमित कंटेनर की तरह नहीं दिखता है, बल्कि यह एक बहुत ही जटिल परिष्कृत उपकरण है। बढ़ते भ्रूण को धारण करने के लिए नीचे एक बड़ा अंडाकार कक्ष होता है। इसमें बाईं और दाईं ओर 2 हैंडल या नॉब लगे होते हैं, शायद जरूरत पड़ने पर इसे खोलने के लिए। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ 2 बड़ी ट्यूब्स जैसी संरचनाएं जुड़ी हुई हैं, और ऊपर की तरफ एक सिलेंडर लगा होता है
मैंने इसे एक अलग मंदिर में शूट किया था। फिर से इस कुंभ को देखें, जो उल्लेखनीय रूप से वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था। मंदिरों के गहरे अंधेरे हिस्सों में इन अजीब संरचनाओं को क्यों घेरा गया है? अधिक दिलचस्प बात यह है कि पूरी संरचना में शीर्ष पर एक लंबा सिलेंडर लगा हुआ है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए शीर्ष पर एक प्रकार का वेंटिलेशन तंत्र प्रतीत होता है। आधुनिक वैज्ञानिक पुष्टि करते हैं कि ये कृत्रिम गर्भ के लिए आवश्यक भाग है। भ्रूण को प्रत्यारोपित करने और उसकी रक्षा करने के लिए एक चैम्बर के साथ एक बाहरी आवरण की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को अंदर डालने के लिए एक कृत्रिम प्लेसेंटा, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का एक तरीका है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक एक छोटा ईसीएमओ उपकरण बना रहे हैं? एक उपकरण जो रक्त को शरीर के बाहर ऑक्सीजनित करने की अनुमति देता है। इस योजना के अनुसार उपकरण गैसों को मिश्रित करेगा और भ्रूण को ऑक्सीजन देगा, और उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड और गर्भ से अपशिष्ट को हटाने के लिए कृत्रिम प्लेसेंटा होगा। यह प्राचीन कुंभ का सटीक डिजाइन प्रतीत होता है। याद रखें, मैंने आपको पहले एक मंदिर दिखाया था। इसमें नक्काशी है कि कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं। पहले एक एकल कोशिका, फिर यह 2 हो जाती हैं और फिर यह 4 बनने लगती हैं। उसी मंदिर के अंदर एक कुंभ बना हुआ है और यहाँ कुछ बहुत कमाल का है। कुंभ के अंदर आप कोशिकाओं को बढ़ते हुए देख सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे कोशिकाएं अधिक से अधिक विभाजित होने लगी हैं और इस कुंभ में बढ़ रही हैं। लेकिन यह विशिष्ट आकार है जो मुझे आश्चर्यचकित करता है। यह परिचित लग रहा है ना? क्योंकि आपने हाई स्कूल में इसका अध्ययन किया था, तो आप जानते हैं कि यह स्त्री केसर है। पौधों में मादा प्रजनन अंग। मेरा मतलब है कि ये उल्लेखनीय है। आज हम जानते हैं कि स्त्री केसर में सबसे नीचे अंडा होता है, और जब शुक्राणु ऊपर से आता है और कोशिका विभाजन होने लगता है तो यह निषेचित हो जाएगा। लेकिन इसे मंदिर में कैसे उकेरा जा सकता है? हम जानते हैं कि प्राचीन लोग मानव शरीर रचना का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन क्या प्राचीन भारतीय पौधों और जानवरों और वे कैसे प्रजनन करते हैं इसका भी अध्ययन कर रहे थे? यहाँ केडलियाप्पर मंदिर में एक नक्काशी है जो कम से कम 1000 साल पुरानी है। विवरण चौंकाने वाला है। एक हथनी जन्म देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अन्य हाथियों द्वारा उसकी सहायता की जा रही है। देखिए कैसे एक हाथी अपनी सूंड का उपयोग कर रहा है और उसे गर्भवती हथनी के पेट के खिलाफ धकेल रहा है, जैसे इंसान करते हैं। और देखें कि कैसे एक और हाथी पूंछ को ऊपर उठा रहा है ताकि हाथी के बच्चे को बिना किसी बाधा के बाहर निकाला जा सके। अन्य हाथी इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या उसे और मदद की जरूरत है। हाथी का बच्चा दुनिया देखने के लिए बेसब्री से निकल रहा है। बिल्कुल, हम यही सोचते हैं कि ये सब एक कल्पना है। क्या अन्य हाथी वास्तव में एक गर्भवती हथनी को उसके बच्चे को जन्म देने में मदद करते हैं? जब तक मैंने ये क्लिप नहीं देखी थी, तब तक मैं भी यही सोचता था। यहाँ आप देख सकते हैं कि वे जंगल में कैसे व्यवहार करते हैं। हाथी का एक समूह है जो हाथी के बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। एक हाथी भी पूंछ को ऊपर उठा रहा है। इसका मतलब है कि प्राचीन लोग जानवरों के प्रजनन व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे। अब एक प्राचीन मंदिर में फिर से एक बच्चे को जन्म देने वाली महिला की इस नक्काशी को देखें। महिला खड़ी स्थिति में है, बच्चा बाहर आ रहा है और अन्य मनुष्य उसकी सहायता कर रहे हैं। स्तनधारियों की 2 प्रजातियों के बीच बहुत ही समान व्यवहार। अगर आपने इस नक्काशी को हाथी की नक्काशी को देखने से पहले देखा होता तो आपका नजरिया बिल्कुल अलग होता। आपको लगता कि इन्होंने जो देखा उसे तराश दिया। लेकिन आप जब उन्हें साथ साथ देखते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि क्या वे व्यवस्थित रूप से मनुष्यों सहित सभी जानवरों के प्रजनन व्यवहार का अध्ययन और दस्तावेजीकरण कर रहे थे। आज वैज्ञानिक चूहों, सुअरों और चिंपैंजी जैसे जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। यही एक मूलभूत कारण है कि हम मानव शरीर को और मन को
बेहतर ढंग से क्यों समझ पाते हैं? क्या प्राचीन निर्माता भी ऐसा ही कर रहे थे? क्या वे स्पष्ट रूप से नक्काशी में इन व्यवहारों का दस्तावेजीकरण कर रहे थे? न केवल प्रजनन व्यवहार बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार सहित सभी व्यवहार। उदाहरण के लिए आप ध्यान मुद्रा में बैठे बंदरों की नक्काशी देख सकते हैं, लेकिन यह बकवास है, ठीक है, क्योंकि बंदर ध्यान नहीं करते हैं। वे इतने समझदार नहीं होते हैं। कम से कम पिछले कुछ वर्षों तक तो हमने यही सोचा था। अब इस वीडियो को देखें। यहाँ आप एक बंदर को ध्यान मुद्रा में देख सकते हैं। यह वास्तविक है। हम नहीं जानते कि बंदर वास्तव में ध्यान कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वे कभी कभी ऐसे ही बैठते हैं। अब हमें एहसास हुआ कि ये नक्काशियां कुछ काल्पनिक चीजें नहीं दिखा रही हैं। ये लोग वास्तव में जानवरों के व्यवहार का अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे थे। इसे देखने का दूसरा तरीका ये है कि आज के विशेषज्ञों ने अभी तक जानवरों के व्यवहार का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है, और कैमरा फोन के आगमन के साथ हमने पिछले 50 वर्षों में विशेषज्ञों की तुलना में पिछले 5 वर्षों में जानवरों के बारे में अधिक सीखा है। तो उन्होंने इंसानों की तरह ही गर्भावस्था और जानवरों की डिलीवरी का दस्तावेजीकरण क्यों किया? वैज्ञानिक आज प्रयोगशाला में चूहों को क्यों देखते हैं? चूहों की जीवन शैली में सुधार लाने के लिए नहीं, वे मानव जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए ऐसा करते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन लोग भी मनुष्यों के लिए समान सुधार करने के लिए जानवरों का अध्ययन कर रहे थे? इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक भ्रूण को एक महिला के गर्भ में कृत्रिम रूप से रखा गया था। लेकिन एक प्राचीन मंदिर में एक और अजीबोगरीब नक्काशी देखने को मिली है। यहाँ हम उस महिला को देख सकते हैं जो 6 या 7 महीने की गर्भवती हो सकती है। उसके नीचे एक पुरुष खड़ा है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह आदमी एक बेलनाकार जांच की तरह उपकरण पकड़े हुए है। एक छोर उसके प्रजनन अंग में डाला गया है और वह दूसरे छोर पर अंदर देख रहा है। उसने साफ तौर पर एक आंख उपकरण के एक छोर पर रख रखी है। आज हम ठीक उसी तकनीक का उपयोग करते हैं और इस उपकरण को ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, और इसका उपयोग भ्रूण की दिल की धड़कन की जांच करने के लिए किया जाता है। और स्त्री रोग विशेषज्ञ इसका उपयोग उच्च जोखिम वाले गर्भाधारण की निगरानी के लिए करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अब हम सीधे लेंस का उपयोग करने के बजाय एक कैमरा लगाते हैं और एक मॉनिटर का उपयोग करके इसे देखते हैं। तो यह इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि भारत में विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र में प्राचीन तकनीक कितनी उन्नत थी। आइए इस प्राचीन नक्काशी को देखें। यह शानदार है। हम एक गर्भवती महिला को देख सकते हैं और इसका बच्चा किसी भी समय बाहर आ सकता है। महिला के चेहरे को देखिए, वह अपने दांत पीस रही है। हम लगभग उसकी चीख को सुन सकते हैं। ये बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। बाकी महिलाओं के कपड़ों को देखिए, आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन इस महिला के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वह अब कभी भी डिलीवरी कर सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि वास्तव में मेरे लिए क्या आकर्षक है? उसके पैरों के बीच एक सुरक्षा जाल है। देखिए, अगर बच्चा अचानक गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर जाता है तो बच्चे को पकड़ने के लिए सुरक्षा जाल है, और यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा जमीन से ना टकराए। ये शानदार है। अब गर्भवती महिला की बाहें तो अन्य महिलाओं के कंधों पर हैं, जो बच्चे को बाहर निकालने में उसकी मदद कर रही हैं। पर यहाँ एक और महिला है, एक डॉक्टर, जो कि सोच रही है। देखें कि कैसे उन्होंने उसके चेहरे पर एक उंगली दिखाई है। ऐसा हम कुछ निर्णय लेने के लिए सोचते समय करते हैं। शायद बच्चे का सिर नीचे नहीं है, उसे मोड़ने की जरूरत है। यहाँ एक और महिला है जो स्पष्ट रूप से प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए कुछ दवा लिए हुए है। आधुनिक समय में हमारे पास दर्द को कम करने वाला एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ या एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ होता है जो स्थिति की निगरानी करता है, और कुछ नर्स होती हैं जो प्रसव में सहायता करती हैं।
पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि दारासुरम मंदिर में यह नक्काशी 850 साल पहले बनाई गई थी। एक तरह से यह हास्यास्पद है, क्योंकि पश्चिमी पुरातत्वविद इस तरह की नक्काशी को देखते थे और टिप्पणी करते थे कि यह प्रसव का प्रारंभिक और अपरिपक्व तरीका है। बिस्तर कहाँ है और स्त्री लेटी क्यों नहीं है, खड़ी क्यों है? आज अधिक से अधिक डॉक्टर्स स्टैंडिंग डिलीवरी की सलाह दे रहे हैं। बच्चे को नीचे उतरने में मदद करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के स्पष्ट लाभ के अलावा वे कहते हैं कि बच्चे का बेहतर ऑक्सीजनीकरण होता है, क्योंकि नसें और महाधमनी गर्भवती के गर्भाशय द्वारा संकुचित नहीं होती हैं। वे यह भी कहते हैं कि अगर एक महिला खड़ी स्थिति में जन्म देती है तो उसका प्रसव कम मेहनत और कम दर्द वाला होगा। और खड़ी हुई अवस्था में जन्म देने के ऐसे ही और भी बहुत से बड़े लाभ हैं। शायद हमें अपने प्राचीन अतीत की वास्तविकता को देखने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें बार बार सिखाया गया है कि हम अभी मानव विकास के शिखर पर हैं और प्राचीन लोग वास्तव में आदिम लोग थे। टेलीविजन कार्यक्रमों, पाठ्य पुस्तकों और यहाँ तक कि आज के सोशल मीडिया के माध्यम से बचपन से ही हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है। हमें क्या करना है? प्राचीन साक्ष्यों को एक अलग कोण से देखना है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि हमें जो किताबों में पढ़ाया जाता है वह हम यहाँ जो देखते हैं उससे मेल नहीं खाता है। यह स्पष्ट है कि वे वास्तव में खड़े होकर जन्म देने को केवल इसलिए पसंद करते थे क्योंकि यह एक बेहतर तरीका था। प्राचीन लोग हमसे थोड़े अधिक उन्नत थे। उन्होंने लेटी हुई महिलाओं का प्रसव कराने का भी प्रयोग किया है। हम पीठ के बल लेटी महिलाओं की प्रसव की नक्काशियां भी देख सकते हैं। आप विश्वास करें या ना करें, हमारे पास जटिलताओं को दर्शाने वाले विवरण भी हैं। यह ब्रीच डिलीवरी दिखाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे के पैर पहले बाहर आ रहे हैं और सर बाद में। और यदि बच्चा पैदा होने के बाद कोई समस्या आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर बच्चा बाहर आ गया है लेकिन वह सांस नहीं ले रहा है और दिल की धड़कन नहीं है? कम से कम 900 साल पहले बने प्राचीन होयसलेश्वरा मंदिर में हम कुछ बहुत अजीब देख सकते हैं। यहाँ डॉक्टर की गोद में एक बच्चा है और ये बच्चा हिलडुल नहीं रहा है, जैसे कि उसका दिल काम ना कर रहा हो। डॉक्टर के हाथ में एक अजीब सी डंबल जैसी डिवाइस है और वो उसे बच्चे के शरीर पर दबा रहा है। लेकिन देखिए उन्होंने किस तरह से विवरण उकेरा है। यह बच्चे की छाती के बाईं ओर बिल्कुल हृदय के ऊपर रखा गया है। क्या वे बच्चे को सीपीआर दे रहा है? क्या आप जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में हमने एक अभूतपूर्व जीवन रक्षक आधुनिक उपकरण का आविष्कार किया है जिसे कार्डियो पंप कहा जाता है। क्या हम इस बात को नजरअंदाज करने जा रहे हैं कि कैसे इस अत्याधुनिक उपकरण में भी डंबल बेल का आकार होता है, बिल्कुल प्राचीन नक्काशी की तरह? तो आप देख सकते हैं वे शुरू से अंत तक पूरी तरह से उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहे थे। गर्भाधान से पहले के समय से लेकर बच्चे के जन्म के बाद तक तकनीक शामिल थी। लेकिन प्राचीन भारतीय लोग समान रूप से अंधविश्वासी प्रतीत होते हैं। बच्चे के जन्म के समय उनके पास कई अजीब और बर्बर अनुष्ठान थे। लेकिन यह बीते दिनों की बात नहीं है। शायद भारत ही एक ऐसा देश है जहां हजारों साल बाद भी आज भी इन सदियों पुराने रीति रिवाजों को जारी रखा जाता है। दक्षिण भारत के दूर दराज के इलाकों में पारंपरिक डॉक्टरों द्वारा बच्चों की डिलीवरी की जाती है। ये डॉक्टर्स कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने अपनी तकनीकों को अपनी माताओं से सीखा है, जिन्होंने इसे अपनी दादी से सीखा है। बच्चे के पैदा होते ही एक अजीब सी रस्म अदा की जाती है। डॉक्टर गर्भनाल लेंगे और गर्भनाल के अंदर के खून को साफ करके इसको एक कंटेनर में रखेंगे। फिर वह एक गुप्त सामग्री मिलाएंगे और सब कुछ एक छोटी एयर टाइट शीशी में डाल दिया जाएगा, जिसे थाइथू कहा जाता है। इस शीशी को डॉक्टर के पास सुरक्षित रखा जाएगा। जन्म के 28वें दिन अरण जन्म या अराइजन कायरू नामक एक भव्य समारोह मनाया जाता है। बच्चे की कमर के चारों ओर सोने या मोटे काले धागे से बना एक कमरबंद जैसा आभूषण पहनाया जाता है
और इस शीशी को इस समारोह के एक भाग के रूप में इस कमरबंद से जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वह कमरबंद को बदलना जारी रखेगा, क्योंकि धागे को बड़ा होना है, लेकिन उन्हें शीशी बदलने की अनुमति नहीं है और उन्हें उसी पुरानी शीशी को हमेशा के लिए रखना होगा और इसे अपने नए कमरबंद से जोड़ना होगा। इस कमरबंद समारोह का उल्लेख तोलकाप्पियम नामक सबसे पुराने तमिल ग्रंथ में भी किया गया है, इसलिए यह अजीब अनुष्ठान हजारों साल पुराना है। लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों में जब सभी लोग भारत आने लगे तो वे इस बर्बर प्रथा से खुश नहीं हुए। शिशुओं के गर्भनाल से रक्त को बचाना और उन्हें जीवन भर इसे पहनना हिंदुओं को बर्बर, अज्ञानी और अंधविश्वासी के रूप में चित्रित किया गया था। इसलिए अधिकांश भारतीयों ने इस प्रथा को छोड़ दिया और केवल दक्षिण भारत के सुदूर हिस्सों को छोड़कर अन्य स्थानों पर अब उनके पास ये शीशियां नहीं होती हैं। और फिर अचानक पिछले कुछ वर्षों में स्टेम सेल तकनीक नामक एक नई तकनीक आई। यदि आप अभी बच्चे की डिलीवरी के लिए किसी बड़े अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर्स आपसे पूछेंगे कि क्या आप बच्चे के गर्भनाल रक्त को संरक्षित करना चाहते हैं। यह कॉर्ड ब्लड क्या है, यह स्टेम सेल तकनीक क्या है, गर्भनाल से रक्त। अब विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्टेम सेल गर्भनाल में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं और अगर हम इन कोशिकाओं को संरक्षित करते हैं तो हम कैंसर सहित घातक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो अगर आज कोई बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर्स उसके स्टेम सेल को सुरक्षित रखते हैं तो 50 साल बाद अगर उस 50 साल के व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो वे उसके इलाज के लिए उसके स्टेम सेल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीय भी उसी तकनीक का उपयोग कर रहे थे? क्या प्रत्येक व्यक्ति ने इन शीशियों में अपने स्वयं के स्टेम सेल रखे थे? इसके बारे में सोचें। इतिहासकार भी इस बात से सहमत हैं कि चोल जैसे प्राचीन भारतीयों ने हजारों मील की यात्रा की और दूर की भूमि पर विजय प्राप्त की। यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो स्टेम कोशिकाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। बेशक उसे इसे हर समय अपने साथ रखना चाहिए। पूरी प्राचीन प्रणाली और ज्ञान लंबे समय में धीरे धीरे नष्ट हो गए होंगे। यहाँ तक कि पारंपरिक डॉक्टर भी अब बहुत कम जानते हैं। लेकिन आज भी यदि किसी व्यक्ति को किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो तो वे इस शीशी को खोलकर दूध में मिला देंगे और इससे व्यक्ति की जान बच जाएगी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी यह सोचते हैं कि यह किसी तरह का जादू है, क्योंकि प्राचीन स्टेम सेल का ज्ञान खो गया है। बेशक आप में से कुछ लोग कहेंगे अच्छी तरह से स्टेम सेल एक फ्रीजर में होना चाहिए, इसलिए यह बकवास है। फिर से बस कुछ और दशकों के लिए धैर्य रखें और वैज्ञानिक उन्हें संरक्षित करने का एक बिल्कुल नया तरीका लेकर आएंगे, बिना उन्हें फ्रीज किए। यदि भारत सरकार स्मार्ट है तो उन्हें शीशी में जोड़े गए गुप्त संघटक पर गौर करना चाहिए, जिसमें कोशिकाओं को संरक्षित करने की कुंजी हो सकती है। प्राचीन हिंदू इस बारे में कैसे जान सकते थे? अगर वे स्टेम सेल के बारे में जानते थे तो क्या उन्होंने क्लोनिंग भी की थी? हम सभी जानते हैं कि क्लोनिंग सिर्फ एक सेल लेकर किसी की सटीक प्रतिकृति बनाने की एक प्रक्रिया है। 1997 में पहला सफल क्लोन हासिल किया गया था। वैज्ञानिकों ने भेड़ के थन से सिर्फ एक कोशिका ली और फिर इसे पूरी तरह से नई भेड़ में क्लोन किया और इसे डॉली नाम दिया। डॉली एक नियमित भेड़ से अलग नहीं दिखती थी और 6.5 साल तक जीवित रही। अब वैज्ञानिक पुष्टि करते हैं कि वे आपकी त्वचा से कुछ कोशिकाएं ले सकते हैं और यदि कानून अनुमति देता है तो आपकी एक सटीक प्रतिकृति बना सकते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रक्रिया का उल्लेख सबसे पुराने वैदिक ग्रंथ में किया गया है, जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। यहाँ 3 लोग, जिन्हें सामूहिक रूप से ऋभुष के नाम से जाना जाता है, एक गाय बनाना चाहते थे। इसलिए वे गाय से थोड़ी सी खाल छीलते हैं और फिर उसे एक समान गाय में क्लोन कर देते हैं। वे क्लोनिंग कर रहे थे, लेकिन वे कुछ ऐसा करते हैं जो और भी दिलचस्प है। उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो चीजों को याद नहीं रख सकता था और अपने सभी व्यवहारिक कौशल खो चुका था।
तो वे उसकी स्मृति शक्ति को वापस लाते हैं और फिर उसे अपने सभी कौशल याद आते हैं। आज इस प्रक्रिया को थेरेपेटिक क्लोनिंग कहा जाता है, जिसे विशेष रूप से अल्जाइमर रोग को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अब वैज्ञानिक बुजुर्ग रोगियों की याददाश्त और क्षमता बनाए रखने में सक्षम हैं। क्या हम वास्तव में नई तकनीक का आविष्कार कर रहे हैं या यह प्राचीन काल में मौजूद थी? यदि हाँ, तो क्या उन्होंने डीएनए पर भी काम किया? क्या यह साबित करने के लिए कोई सबूत है? प्राचीन हिंदू मंदिर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना से मिलते जुलते रहस्यमय प्रतीकों से भरे हुए हैं। केवल एक या दो स्थलों में नहीं, यह प्रतीक लगभग सभी प्राचीन मंदिरों में पाया जाता है। मेरे एक वीडियो में मैंने नागों के एक पहलू को डिकोड किया था, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो डीएनए स्ट्रैंड के बारे में ना सोचना लगभग असंभव है। प्राचीन हिंदू इसे हर जगह क्यों तराश रहे थे? लेकिन यह और दिलचस्प हो जाता है क्योंकि कभी-कभी वे सिर्फ सांप नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए 11वीं सदी की यह कलाकृति भोपाल संग्रहालय में है। यहाँ हम दो आकृतियां देख सकते हैं जो आंशिक रूप से मानव हैं और फिर उनकी पूंछ उलझी हुई है जो डीएनए का प्रतीक है। क्या ये डीएनए मैनिपुलेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन या ऐसी ही किसी और चीज का प्रतीक है? क्या मनुष्य केवल विकास क्रम का एक हिस्सा है या किसी समय पर हमें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था? आज हम एक शेर और बाघ को मिलाकर लाइगर जैसी नई प्रजाति बना रहे हैं। क्या इस तकनीक का उपयोग करके मनुष्य को भी बनाया या संशोधित किया गया था? हम मनुष्यों में निएंडरथल डीएनए का 3% क्यों देखते हैं? हमारा डीएनए नाटकीय रूप से कैसे विकसित हुआ? क्या इसे प्राचीन काल में कृत्रिम रूप से संशोधित किया गया था? जैसे आज हम जीएमओ या आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव कैसे बना रहे हैं? मंगल ग्रह तक पहुंचने के स्तर तक अकेले मनुष्य ही कैसे विकसित हुए, जबकि चिंपैंजी जिनके पास समान डीएनए का 98% है, वे अभी भी लाठी और पत्थरों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ एक प्राचीन नक्काशी है, आप नीचे एक मछली देख सकते हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि हम उसके मुंह से एक प्रकार की लंबी मुड़ी हुई चीज को निकलते हुए देख सकते हैं और शीर्ष पर हम एक अजीब उभयचर या सरीसृप जैसे पशु को देख सकते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन निर्माता दिखा रहे हों कि मछली से उभयचर और सरीसृप विकसित हुए हैं? यह और क्या हो सकता है? लेकिन यह अजीब है ना? क्योंकि सबसे पहले डीएनए बहुत छोटा होता है। डीएनए का व्यास मात्र 2 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है और यह इतना छोटा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यदि आप एक मानव बाल लेते हैं तो इसका व्यास 1 लाख नैनोमीटर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 नैनोमीटर कितना छोटा है। तो यह एक बेतुका दावा है कि प्राचीन लोग ऐसे छोटे आयामों को देखने में सक्षम थे और छोटे डीएनए स्ट्रैंड में हेरफेर करते थे। इसे एक संभावना के रूप में मानने के लिए हमें वास्तविक भौतिक प्रमाण की आवश्यकता है, जिसे प्राचीन भारतीय समझते थे और नैनो तकनीक का उपयोग करते थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसा प्रमाण दक्षिण भारत के किलाड़ी नामक एक प्राचीन पुरातत्व स्थल से सामने आया है। रूढ़िवादी अनुमान से भी यह साइट कम से कम 2600 साल पुरानी है और पुरातत्वविदों ने जो यहाँ पाया है उसने सभी विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। यहाँ मिली कार्बन ट्यूबों से पता चलता है कि प्राचीन लोग कार्बन संरचनाओं को 1 नैनोमीटर से भी कम समय तक सटीक रूप से संश्लेषित करने में सक्षम थे। यह डीएनए स्ट्रैंड के व्यास से छोटा है। विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, उन्होंने कम से कम 2600 साल से पहले नैनो तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारे पास वास्तविक भौतिक साक्ष्य हैं जो साबित करते हैं कि प्राचीन भारतीयों में डीएनए जैसी छोटी चीजों को संसाधित करने और उसमें हेरफेर करने की क्षमता थी। आज हम डीएनए के नमूने एकत्र करते हैं और सेंट्रीफ्यूज नामक एक मशीन का उपयोग करते हैं। सरल शब्दों में हमें डीएनए नमूनों को तेज गति से घुमाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि डीएनए का भार शेष कोशिका द्रव से कम होता है।
तो सेंट्रीफ्यूज के साथ सैंपल को स्पिन करके डीएनए को अलग किया जा सकता है। अब स्टैनफोर्ड के बायो इंजीनियरों ने एक हैंडहेल्ड सेंट्रीफ्यूज विकसित किया है, जहां आप कई शीशियों को रख सकते हैं और उन्हें तेज गति से घुमा सकते हैं। इस हैंडहेल्ड डिवाइस में नमूनों को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए आपको बिजली की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या प्राचीन भारतीयों ने भी उसी सेंट्रीफ्यूज तकनीक का इस्तेमाल किया था? यहाँ एक व्यक्ति एक वृत्ताकार उपकरण पकड़े हुए है। इसके चारों ओर विभिन्न नमूने रखने के लिए कई स्लॉट हैं। और भी दिलचस्प बात यह है कि आदमी अपनी कलाई घड़ी को देख रहा है, जैसे कि वह अपकेंद्रित उपकरण को समय दे रहा है, ठीक उसी तरह जैसे आज हम टाइमर का उपयोग करते हैं। क्या ये सभी नक्काशी केवल संयोग है या प्राचीन लोग आनुवांशिक संशोधन या डीएनए हेरफेर में शामिल थे? अब मैंने आपको प्राचीन नक्काशी, प्राचीन ग्रंथों, पुरातत्व कलाकृतियों, सदियों पुराने अनुष्ठानों आदि से साक्ष्य को दिखाया है। आप बता सकते हैं कि मैंने यह जानकारी कई प्राचीन स्थानों पर जाकर और कई वर्षों तक शोध करने के बाद एकत्रित की है। लेकिन मान लें कि मैं इसके बारे में 25% गलत हूँ। मान लीजिए कि मैंने इसका 25% गलत समझा। दरअसल चलिए इसका उल्टा दावा करते हैं कि मैं 75% गलत हूँ और इस जानकारी का केवल 25% ही सटीक है। लेकिन यह भी बहुत बड़ा है। जो प्रमाण मैंने आपको दिखाए हैं, भले ही 25% सटीक हों, वास्तव में यह साबित करते हैं कि प्राचीन काल में बहुत उन्नत तकनीक थी। हमें स्वीकार करना होगा कि इतिहास की किताबों में हम जो पढ़ते हैं वह पूरी तस्वीर नहीं है और प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमसे जानबूझकर छुपाया गया है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।